welcome in this new lecture series of power system. The topic is layout of nuclear power plant. Friends, as you know, the electrical energy is a very essential part of any country economy. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के, चाहे वो इकोनॉमिकल स्टेटस हो, सोशल स्टेटस हो या फिर वहाँ का डेवलपमेंट हो. और लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बेसिकली दो तरह की सोर्सेस यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में. एक है हमारा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स एंड सेकेंड पार्ट इज़ योर नोन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. सो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में सोलर, विंड एंड अदर टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं. और अगर हम बात करें कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो तरह के कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया. वन थिंग इज़ योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड द रिसोर्स इज़ योर हाइड्रो एनर्जी, मीन्स द एनर्जी विच इज़ विद द वाटर हेड. Second is your thermal power station and the energy resource is your thermal resource, and here we are using the steam energy to produce the electrical energy. Now in this lecture we will going to discuss the another next type of conventional energy resource, that is nuclear energy. Friends, as you know, nuclear energy is what? That is a energy which is with your which can be produced through the nuclear reactions. As you know, nuclear reactions are basically two types, means your fusion and fission. So आज हम इन्हीं टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे एंड हाउ वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द न्यूक्लियर रिसोर्स और न्यूक्लियर रिएक्शंस, इस पे हम डिस्कशन करेंगे. सो फ्रेंड्स, एज वी नो, if we are talking about the nuclear power plant, so nuclear energy is one of the conventional energy resource. nuclear energy को हम एक conventional energy resource के फॉर्म में जानते हैं. Second, the discovery of the utilization of nuclear fuel for the electric power plant has been presently taken high importance. Why it is taken as a high importance, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है. Actually when we are talking about the conventional energy resources, तो हमारे ध्यान में दो चीज़ें आती हैं. एक हमारा थर्मल पावर और दूसरा हमारा आता है सेकेंड पार्ट इज़ योर नोन एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. अगर हम बात करें फर्स्ट थिंग या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो जनरेशन है दैट इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, या हम कह सकते हैं कि ये पूरी की तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करती है. सपोज इफ़ यू डिडेंट गेट अ गुड अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, देन डेफिनेटली यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इन द रिजर्वायर्स, एंड इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपन, योर पावर जनरेशन मे बी affected. So at the same time, and or you can say that on the other hand, if we are talking about the thermal electric energy or thermal power station, तो थर्मल पावर स्टेशन का एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है हमारा कोल एनर्जी, बिकॉज वी आर यूजिंग द कोल एज ए फ्यूल फॉर द थर्मल पावर स्टेशन. और कोल के साथ क्या प्रॉब्लम है कि कोल एनर्जी इस जो हम लेते हैं रॉ मटेरियल, वो हमें कोल माइन से या कोल फील्ड से आती है. सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द टू थिंग्स कि हाउ मच the coal or the quantity of the coal which is extracted from the coal mines or the coal areas. Second, supply from the coal area to the thermal station. So again there is a one major dependency is what, on the supply chain. तो हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई चेन पे हमारा थर्मल पावर डिपेंड करता है. अब सपोज कि ड्यू बिकॉज ऑफ एनी रीज़न इफ़ योर सप्लाई चेन विल बी अफेक्टेड, देन इट ऑल्सो अफेक्ट द पावर जनरेशन प्रोफाइल. तो और सेकेंड थिंग, हमें कोल बहुत ह्यूज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है. सो यू रिक्वायर्ड अ प्रॉपर कोल हैंडलिंग, मीन्स सप्लाई एंड फॉर मेंटेनिंग द सप्लाई एंड चेन. सो दीज काइंड ऑफ द थिंग्स आर related with your hydroelectric as well as with the thermal electric. Now so why it is become important one, because nuclear energy का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि we didn't required a very huge amount of the fuel. एक sufficiently बहुत स्मॉल क्वांटिटी को भी आप इजिली लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो यहाँ पर सप्लाई चेन, अगर हम सप्लाई
चेन की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट इज़ नॉट अ वेरी मच कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू योर थर्मल पावर स्टेशन. फॉर एग्जाम्पल अ न्यूक्लियर फ्यूल इज़ अ हाईली कंसनट्रेटेड फ्रॉम द हीट एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो हीट एनर्जी, बेसिकली हम हीट एनर्जी ही एक्सट्रैक्ट करते हैं. और हम जनरली अगर देखें सो इट इज़ फाउंड दैट कि इफ़ यू हैव अ 1 किलोवाट ऑफ एटॉमिक मटेरियल, मीन्स अगर आपके पास रेडियो एक्टिव मीन्स न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, so 1 kilogram of the atomic material, that is for example like a uranium, it can produce such amount of the energy which can be possible only by the burning of the 3000 ton of high grade coal. So you can see here it is a very huge difference. Only 1 kilogram of the nuclear material having a capacity to generate such amount of the heat as you get from the 3000 ton of the coal. So that is the basic difference, and that is so why for the transportation point of view the nuclear plants are more feasible to install anywhere nearer to the load center, and you can easily transfer your required fuel like means your atomic material to any station. So this shows that the nuclear energy can be successfully employed to bridge the gap. सो जो हम कहते हैं कि जो हमारा गैप जनरेट हो रहा है इन बिटवीन, अगर हम कहें कि हमारा एक थर्मल पावर प्लांट है और एक हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो इन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके जो आपके लोड, अगर हम इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी इज़ योर डिमांड, तो इसकी वजह से जो गैप यहाँ पर आ रहा है ट्रांसफ़र का, दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय द न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हम इस गैप को फिल कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द कंटिजेंट सिचुएशन व्हेन यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम विद द सप्लाई चेन. So that is the entire basic concept related to or the basic use of your nuclear power plant. Now nuclear power plant is basically depending upon the one reaction which is known as a nuclear reaction. Actually ये nuclear reaction पे ही depend करता है. Nuclear reaction क्या है? As you know all in applied physics and applied you have already learned the things, means what is the nuclear reaction, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है. तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिम्प देखेंगे कि हाउ द न्यूक्लियर रिएक्शन विल बी यूजफुल टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इट इज़ नोन दैट द एनर्जी रिलीज फ्रॉम ड्यू टू द फ्यूजन एंड फिजन. जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो हमारे माइंड सेट में दो चीज़ें आती हैं. एक तरफ आता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरी तरफ हमारा आता है न्यूक्लियर फिजन. सो फ्यूजन एंड फिजन, दीज आर द टू रिएक्शंस बाय विच वी कैन जनरेट द न्यूक्लियर एनर्जी. सो इन न्यूक्लियर रिएक्टर हम जनरली फिजन प्रोसेस को यूज़ करते हैं. अगर हम बात करें अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट की, सो बेसिकली वी आर यूजिंग द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ सो व्हाट इज़ द न्यूक्लियर फिजन? अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन की, सो न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट व्हेन द बम्बार्डमेंट बाय द सर्टेन पार्टिकल्स. या बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर हम कहें कि अगर हम किसी न्यूक्लियर मटेरियल को लेते हैं, सपोज दिस इज़ अ न्यूक्लियर मटेरियल, और हम इस पे किसी पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करते हैं विथ एक्सेलरेटेड पार्टिकल, यानी बहुत हाई स्पीड की तीव्र वेग के साथ किसी पार्टिकल को अगर हम इस न्यूक्लियाई से हिट करते हैं, सो इट विल बी ब्रेक इनटू टू पार्ट, यानी N1 या N2 हम इस तरह से कह लें. तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियाई है एटम का, वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी आपको रिलीज होती है. सो दिस इज़ द हीट एनर्जी. ठीक है, तो कुछ इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. सो द थर्मल न्यूट्रॉन, that is the neutron with a speed corresponding to the speed of molecules in a gas at normal temperature and pressure is approximately 2.2 into 10 to raise power minus 3 meter per second. अगर हम एक सिंपल न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन को हम यूज़ करें, अगर हम इसको स्पीड अप करें तो उसका जो एक स्पीड होगी अगर किसी गैस में, वो अराउंड 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारा न्यूट्रॉन मूव करता है. नाउ इफ़ दैट न्यूट्रॉन विल बी यूज एज अ बम्बार्डिंग एलिमेंट ऑन अ न्यूक्लियर मटेरियल, तो ये जो बम्बार्डिंग ऑफ हैवी एटम है इस पर अगर हम करते हैं, तो इसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस कंडक्ट होता है.
तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर परफॉर्म करते हैं टू जनरेट द हीट एनर्जी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट विल प्रोड्यूस द एनर्जी और द हीट एनर्जी फॉर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम बात करें कि एक हमारा एक न्यूक्लियर मटेरियल है यूरेनियम 235, जो हमारा यूरेनियम 235 है, अगर हम उसको न्यूट्रॉन के साथ मिक्स करें, मीन्स वी आर कोलाइड द यूरेनियम मॉलिक्यूल विद द न्यूट्रॉन, so lanthanum and the bromine with 3 free neutrons will be produced। अगर हम यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रॉन के साथ मर्ज करें, so you will get 2 different element, that is the lanthanum and the bromine and the next thing is you will get the 3 neutrons। So now if this neutron is again hitting the element your uranium, then again it is break into the 2 part and again 3 neutron will be generated। तो ये एक चेन रिएक्शन के फॉर्म में होता है और ये डिटेल आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा। सो अगर हम इसको कंपेयर करें मास के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इफ़ यू आर टेकिंग द एडिशन ऑफ दीज टू, अगर हम दोनों पार्ट का एडिशन करें मास का, सो दैट विल बी इक्वल टू द एटम मास यूनिट, दैट इज 236.133 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम मीन्स बात करते हैं हमारे राइट हैंड साइड के, दिस साइड के पार्टिकल्स के वेट को, तो मीन्स मास की को लें तो हमारा एटॉमिक मास होगा 235.926 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर हम इन दोनों को डिफरेंस लें तो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अ 0.207 AMU। ये एक हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इसी डिफरेंस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। एक्चुअली ये डिफरेंस आया क्यों? ये डिफरेंस इसलिए आया कि इस प्रोसेस में जो हमारी एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो एक्चुअली मास डिफेक्ट के फॉर्म में दिख रहा है। और अगर हम इस मास डिफेक्ट को एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट करें, जो डिफरेंस मिल रहा है, सो इक्विवेलेंट एनर्जी इज़ व्हाट, दिस मल्टीप्लाइड बाय 391। सो 391 इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हमारा ये एनर्जी है, सो दैट इज़ द 193 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इट इक्विवेलेंट टू 8.5894 इंटू 10⁻⁻18 किलोवाट आवर की इक्विवेलेंट हमको एनर्जी मिल रही। तो आप फ्रेंड्स आपने देखा कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में जो हमें फाइनली आउटकम मिलता है दैट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल के ही भी इक्विवेलेंट है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी पूरे प्रोसेस को हम यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। सो नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द nuclear power station, so nuclear power station schematic diagram is represented here। so a generating station which nuclear energy is converted into the electrical energy is known as nuclear power plant। वो प्लेस जहाँ पर हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम कहेंगे क्या, कि वो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नाउ द मेन कंपोनेंट अगर हम बात करें इस स्टेशन की, तो हमारा सबसे मेजर कंपोनेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम जनरेटर, स्टीम और गैस टरबाइन, देन AC जनरेटर एंड एक्साइटर एंड द कंडेंसर। सो यू कैन सी दैट कि सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिमिलर टू द थर्मल पावर प्लांट। अगर हम थर्मल पावर प्लांट में देखें तो वहाँ भी स्टीम जनरेटर है, स्टीम और गैस टरबाइंस विल बी यूज, थर्मल में स्टीम यूज होती है, AC generators are required in both the places, exciter is required for this AC generator and the condenser is required to condense the heat steam। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है वो ऑलमोस्ट इट इज़ सिमिलर टू द थर्मल पावर स्टेशन, ओनली द हीट जनरेशन प्रोसेस और जो हीट प्रोडक्शन प्रोसेस है दैट इज़ डिफरेंट वन। थर्मल एनर्जी में हम कोल को बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, देन दैट हीट एनर्जी विल बी यूज टू get the convert the water into the steam form। और न्यूक्लियर में क्या करते हैं, by using the nuclear reactors हम न्यूक्लियर एनर्जी से जो हीट एनर्जी निकल रही है न्यूक्लियर रिएक्शन से, उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं स्टीम को प्रोड्यूस करने में। तो अगर हम लेआउट की बात करें, सो यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे दैट दिस इज़ लुकिंग लाइक ए चैम्बर। ये जो एक चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर।
बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन कंडक्ट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियर मीन्स रेडिएशंस भी होते हैं। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को ही प्रिवेंट करने के लिए हमको एक प्रॉपर कंक्रीट स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर ही हम न्यूक्लियर रिएक्शन कंडक्ट करते हैं। सो दैट इज नोन एज द योर न्यूक्लियर रिएक्टर बॉडी पार्ट। देन इनसाइड दैट वन देयर इज द कोर, जहाँ पर हम ये कोर जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में एक रिएक्शन हम कंडक्ट करते हैं जिसके लिए हमें मॉडरेटर, प्रेशर वेसल, रिफ्लेक्टर और कंट्रोल रॉड की रिक्वायरमेंट होगी। करते क्या है कि हम यहाँ पर जो मेन मटेरियल है हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसको हम यहाँ प्लेस करते हैं एंड एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन से उसको बम्बार्ड करते हैं। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द चेन रिएक्शन हमने देखा था, और साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द हीट एक्सचेंजर, जो कि एक बॉयलर की तरह काम करता है और ये स्टीम को प्रोड्यूस करता है एंड दैट स्टीम विल बी गोज टू द टरबाइन will rotate the generator and that generator generates the electrical power and send it to the grid, and at the same time the water content will be condensed here, ये condense होगा यहाँ पर and again it will be feeded to the this steam boiler। तो ये एक साइकिल होगी जहाँ पर हमारा स्टीम का प्रोडक्शन होगा इस फॉर्म में। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन, तो यहाँ पर कई बार आपको कंट्रोलर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के मूवमेंट के कंट्रोल के ही थ्रू हम रिएक्टर के हीट एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर को यहाँ पर प्लेस करते हैं, जिसका पर्पज़ ही है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, so and their function, so basically reactor is first thing is the reactor core। मैंने पहले ही आपको बताया कि there is a main part which is known as a reactor core। so this contains a several fuel rod made made to fissile material, जो फिजिबल मटेरियल हो, मीन्स या हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा फ्यूल रॉड है, दीज आर बेसिकली अ रॉड काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि बेसिकली एक न्यूक्लियर मटेरियल है, और इसी रॉड को हम इंसर्ट करते हैं कोर के अंदर और फिर उसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, एक्सीलरेटेड न्यूट्रॉन का। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो जाता है, और इस फिजन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है। सो दैट रॉड इज नोन एज फ्यूल रॉड। नाउ next component of your nuclear power plant is what, that is a reflector। so reflector is what, this surrounds the reactor core within the thermal shielding arrangement। as you know कि reactor क्या होता है, एक शील्ड के अंदर कवर होता है, वो शील्ड कंक्रीट शील्ड होती है, और उसके अंदर आप ये रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टर का जो मेन पर्पज़ है, अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा ये कोर का पार्ट है जिसमें हमारा ये कंक्रीट स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये हमारा कोर का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, और यहीं पर हम क्या करेंगे, अपने फ्यूल रॉड को इंसर्ट करेंगे। नाउ न्यूट्रॉन डिटेक्टर क्या करता है, यहाँ से न्यूट्रॉन को इंजेक्ट करता है इस चैम्बर के इनसाइड। तो न्यूट्रॉन डिटेक्टर का बेसिकली काम है न्यूट्रॉन्स के को डिटेक्ट करना और या उसको कंट्रोल्ड वे में उसकी इन्फॉर्मेशन आपके कंट्रोल सेंटर तक भेजना। तो वहाँ यहाँ से न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट होगा, सो यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अभी क्या है, रिफ्लेक्टर का काम क्या है कि जब न्यूट्रॉन हमारा स्प्रेड होगा, 3 न्यूट्रॉन्स हमारे निकल रहे हैं, सो मल्टीपल चेन रिएक्शन हो रही है, सो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को रीयूज़ करने के लिए ये न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं डिफरेंट साइड। तो अगर हम यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर कनेक्ट करें, एक ऐसा मटेरियल का ऑब्जेक्ट जो कि न्यूट्रॉन, सपोज अगर ये हमारा न्यूट्रॉन पार्टिकल है, तो ये यहाँ से मूव करेगा इधर और रिफ्लेक्टर से हिट करके वो वापस इसी चैम्बर की तरफ आएगा। सो इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन की एक्सेलरेटिंग जो आपकी एनर्जी है, हम उसे रीयूज़ कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि हमारे जो रिएक्टर की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो बेसिकली रिफ्लेक्टर का जो काम है वो है आपका कि बाउंसिंग द
escaping neutrons back into the core, यानी जो हमारा न्यूट्रॉन स्केप हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो उसको वापस से अंदर लाना। सो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमें मिलेगा कि हमें जो आपकी न्यूक्लियर फेयर जो है वो कंजर्व होगी, एनर्जी कंजर्व होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर मॉडरेटर। मॉडरेटर इज बेसिकली वर्क एज अ कंट्रोलर फॉर द इंटायर सिस्टम। ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, या इट इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट। द न्यूट्रॉन स्पीड इज इनॉर्मसली हाई। जनरली न्यूट्रॉन की स्पीड जो होती है वो बहुत हाई होती है। सो द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन इज़ टू बी मॉडरेटेड और रिड्यूस। इसलिए हमें ज़रूरत है कि जो न्यूट्रॉन की स्पीड है उसको हम कंट्रोल करें या रिड्यूस करके रखें एज पर द रिक्वायरमेंट। सो इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम जनरली मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि ये पूरी की तरह से हमारे सिस्टम के अंदर न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करने में यूज़ होता है। जनरली जो मॉडरेटर में मटेरियल यूज़ होता है वो हैवी मटेरियल्स होते हैं, और जो कि बेसिकली एक तरह से किसी भी न्यूट्रॉन के साथ किसी तरह का रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से जब वो न्यूट्रॉन इसके ऊपर हिट करता है तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है और चेन रिएक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है या आपका स्लो हो जाता है। तो बाई इंसर्टिंग द मॉडरेटर रॉड, मीन्स मॉडरेटर को आपको बढ़ा के घटा के हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो अगर जब हम बात करें मॉडरेटर इज़ अ कंट्रोलर, तो इसके कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मॉडरेटर्स के अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? इस इट मस्ट नॉट रिएक्ट विद द न्यूट्रॉन, यानी ये न्यूट्रॉन के साथ किसी तरह का रिएक्शन नहीं प्ले करना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये मॉडरेटर मटेरियल सिर्फ कंट्रोल के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। इट मस्ट बी अ नॉन कोरोसिव। जो मटेरियल मॉडरेटर के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल, इसको अगर हम कह रहे हैं मटेरियल को, तो ये मटेरियल क्या होना चाहिए हमारा, इसका कोरोजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का, यानी रिएक्शन। देन केमिकल एंड रेडिएशन स्टेबिलिटी, और ये मटेरियल ऐसा हो जिसका खुद का केमिकल और रेडिएशन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा हो। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, और टेम्परेचर, इजिली टेम्परेचर को क्या करता हूँ, रिलीज करता हूँ। सो बोरान, लिथियम एंड हैवी वाटर एंड कार्बन हैव अ हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी। तो ये जो हमारे मटेरियल हैं, बोरान, लिथियम, हैवी वाटर एंड कार्बन, दीज आर द you can say that कि these are the material which is most suitable materials for the any nuclear power plant। इनमें से हम हैवी वाटर को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बोरान एंड लिथियम इज़ लिटिल बिट कॉस्टली प्रोडक्ट। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द शील्डिंग, तो शील्डिंग इज़ व्हाट? शील्डिंग इज़ जस्ट इज़ अ आउटर कवर ऑफ द इंटायर न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर, और जिसका मेन पर्पस है कि जो रेडिएशन है उसको बाहर जाने से रोकना। ठीक है। नाउ so right now the cooling system is basically what, which absorbs the heat energy from the system, जो रिमूव कर रहा है हमारी हीट को बाहर कर रहा है। कहाँ से हीट बाहर? एक हीट वो है जो हीट यूज़ हो रहा है, हीट एक्सचेंजर में जा रहा है स्टीम बनाने के लिए। सो यू कैन नॉट से दैट कि दैट इज़ अ कूलेंट, वो कूलेंट का ही प्रॉपर्टी है, पर उसका काम है हीट को एब्जॉर्ब करना और स्टीम को प्रोड्यूस करने में यूज़ करना। दूसरा, क्योंकि मॉडरेटर पे बार बार न्यूट्रॉन्स के टकराने से हीट होने की वजह से मॉडरेटर्स हीट हो जाते हैं। सो यू रिक्वायर टू कूल डाउन इट। सो द कूलेंट फ्लो थ्रू द, तो अगर हम बात करें तो कूलिंग ऑफ द मॉडरेटर। सो कूलेंट फ्लो थ्रू द अराउंड द रिएक्टर कोर, कूलेंट रिएक्टर कोर के अराउंड फ्लो करते हैं। इट्स अ गुड कूलेंट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। शुड बी नॉन ऑक्सीडाइजिंग, नॉन कोरोसिव, यानी इसकी प्रॉपर्टी है कूलेंट ना तो ऑक्सीडाइज हो ना ही कोरोसिव हो, किसी तरह का केमिकल रिएक्शन ना शो करे, या केमिकल और थर्मल स्टेबिलिटी इसकी अच्छी हो, और इसके अंदर एक अच्छी हीट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी हो। सो कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, सोडियम एंड सोडियम पोटेशियम मे बी यूज एज अ coolant for the nuclear power plant. Now if you are talking about the advantage of the nuclear power plant, so some of the advantages were they reduce the demand of the coal, gas and all. Initially मैंने आपको बताया कि ये reduce कर देता है डिमांड को। Fuel require is only किलोग्राम, बहुत कम अमाउंट में आपको इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। देन रिक्वायर द लेस एरिया एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लांट, जो साइज ऑफ द प्लांट है वो बहुत छोटा होगा। रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। लार्ज कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट्स आर मोर इकोनॉमिकल, जितना लार्ज साइज का आप न्यूक्लियर प्लांट लेंगे उतना ही आपको इकोनॉमिकल होगा। द कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज व्हेन द
पावर जनरेटेड इन अ लार्ज, जितना ज़्यादा आप पावर जनरेट करेंगे कॉस्ट उतनी ही कम होगी जनरेटेड का पावर की। द आउटपुट कंट्रोल इज़ एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लांट होते हैं, मतलब आप इजली बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में पावर को जनरेट कर सकते हैं, यानी किसी भी तरह के लोड वेरिएशन के पैटर्न को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द एडवर्स वेदर कंडीशन, वेदर का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से दैट इट हैव सम सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। So these are the disadvantages. Some of the disadvantages of the nuclear power plants are high initial capital cost as compared to other type of power plant. इसका capital cost बहुत ज़्यादा है. These plants are not suitable for varying load as reactor can be easily controlled. Means reactor cannot be बहुत ज़्यादा variation को नहीं होगा, एक certain range में ही change होगा. It is difficult to shield the plant from radioactive radiation. Radiation को protect करना बहुत ही tough है. और डिस्पोजल ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल इज़ द मेजर प्रॉब्लम एमंग अस। सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पार्ट है। एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई, और मेंटेनेंस जो है इसका बहुत हाई है। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, सो न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक एडवांटेज है कि ये किसी भी लोड सेंटर के पास इंस्टॉल किए जा सकते हैं। वाटर सप्लाई अवेलेबिलिटी वहाँ होना चाहिए क्योंकि स्टीम प्रोडक्शन हो रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि रेडिएशन है तो इसमें सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए। देन एसेसिबिलिटी, आसानी से सभी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के थ्रू जुड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को प्रोवाइड करना है। एंड रेडियो एक्टिव वेस्टेज का प्रॉपर डिस्पोजल, ये भी एक होना चाहिए। तो दीज आर द सम थिंग्स, लोकेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी न्यूक्लियर पावर प्लांट। So these are the some references or the reference books which is prescribed for this topic. Now friends, now I am going to summarize the entire thing what we have covered today in this topic. And so initially we have discussed about the why the nuclear power plants are required, क्यों हमें nuclear power plants required हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हमारे लिए यूज़फुल हैं, ईज़िली फिजिबल है हमारी सोसाइटी में इस्टेब्लिश करने के लिए। बट जो मेजर इशू है कि ड्यूरिंग द कंटिजेंसी सिचुएशन अगर किसी तरह का सप्लाई डिस्टर्बेंस आता है, सप्लाई इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कोल की सप्लाई, या किसी वजह से हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आसानी से इस गैप को ब्रिज कर सकता है। इसीलिए ये किसी भी कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट पावर प्लांट के तौर पे देखा जाता है। सेकेंड थिंग इज़, अगर हम इसके लेआउट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट ऑलमोस्ट ये सिमिलर होते हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में भी हम स्टीम का यूज़ करते हैं और उसी की हेल्प से जो है हम करते हैं, और इसमें भी हम स्टीम ही प्रोड्यूस करते हैं। ओनली जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि हमें दोनों प्लांट में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है स्टीम प्रोडक्शन का वो हीट है, लेकिन हीट प्रोडक्शन के लिए हम थर्मल में क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कोल को बर्न करते हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हीट एनर्जी निकली है उसका यूज़ कर रहे हैं, और उसकी हेल्प से हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये है। लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कुछ अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, और रनिंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रनिंग कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू अगर हम थर्मल कहें सो दैट इज़ लिटिल बिट लेसर वन, बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ मोर। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि थर्मल में वेस्ट डिस्पोजल ऐश है, दैट इज़ नॉट अ बिग चैलेंज, लेकिन यहाँ पर वेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल है, सो दैट इज़ अ वेरी बिगर चैलेंज। सो आई होप आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इट विल प्रोवाइड अ अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियर पावर प्लांट। थैंक यू।